नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ग्रुप डी और साथ ही साथ एनटीपीसी जो कि रेलवे के एग्जाम है, इसके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने दो वीडियो ब्रह्मांड के साथ ही साथ YCT यानी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो किताब है उसके पॉलिटी की भी दोस्तों 5-6 वीडियोस पहले से ही ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। साथ ही साथ ग्रुप डी के दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर दिए दोस्तों, आप जाके उन वीडियोस को देखिए। मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूं कि अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल है। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन जो दोस्तों, इससे आपके परसेंटेज क्या होंगे सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कम से कम रेलवे में 5 से 6-7 बार दोस्तों क्या किए गए, पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि वजन के अनुसार भू परपट्टी। देखिए भू परपट्टी यानी क्या होता है, क्रस्ट। अब देखिए क्रस्ट मतलब समझिए, देखिए क्या होता है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के कई सारे परत है। जैसे जो सबसे ऊपरी परत है इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और इसी को क्या कहते हैं, भू परपट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, भू परपट्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या होता है, मेंटल। क्या आता है, मेंटल आता है। ठीक है, मेंटल के बाद आता है आपका आउटर कोर यानी कि बाहरी कोर, और फिर अंदर का भाग क्या होता है, इनर कोर, जो कि सबसे अंदर का भाग है, जो कि सबसे गर्म भाग है। तो वही पूछा जा रहा है, उसी पे क्वेश्चन क्या है कि वजन के अनुसार भू परपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत मान कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितना परसेंट है भू परपट्टी पे। किस पे, भू परपट्टी यानी किस पे, हमारी एकदम बाहरी परत। अब देखिए इसी परत पे इंसान क्या होता है, रहता है। इंसान इसी परत पे क्या होता है, रहता है। हम लोग जिस परत पे रहते हैं इसी को क्या कहते हैं, भू परपट्टी। तो भू परपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, डी, 46.6%। इतना परसेंट क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भू परपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद क्रमशः सिलिकॉन की मात्रा कितनी है, 27.7%, तथा एल्यूमिनियम कितना है, 8.1%, और आयरन कितना है, 5%। दोस्तों आप अपना कॉपी निकालिए और इस नोट्स को बनाते चलिए, लिखते चलिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भू परपट्टी अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भू परपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए अगर बात कहेगा तत्व की, मतलब अगर मैं बात प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों में संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु, देखिए धातु की बात कर रहा है, मेटल। धातु मतलब क्या हो गया, मेटल की बात कर रहा है। ठीक है ना, मेटल की बात कर रहा है। तो जब मेटल की बात कर रहा है, देखिए ये हमारा क्या था, धातु में अधातु भी तो है, सॉरी, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या अधातु है। लेकिन जब बात कर रहा है किसकी दोस्तों, धातु की, तो धातु कौन सा, एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा है। यानी कि एल्यूमिनियम भू परपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के भू परपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा 27.7%, और एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है, 8.1%। मतलब समझिए दोस्तों, अगर एक रैंकिंग बनाया जाए, एक टेबल बनाया जाए, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है सिलिकॉन, और उसके बाद क्या है हमारा एल्युमिनियम यानी Al। लेकिन देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे ऑक्सीजन और सिलिकॉन की, तो देखिए दोस्तों ये आपके क्या है, नॉन मेटल यानी कि आपके अधातु है। क्या है, अधातु। बात इसमें कहा गया कि धातु में सबसे ज्यादा कौन है, तो धातु में सबसे ज्यादा क्या है, एल्युमिनियम है। देखिए ये तीनों क्या है, तत्व है। तत्व में ये दोनों अधातु, ये दोनों, ये क्या है आपका धातु है। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है धातु में, जो कि कितना है, 8.1% है पूरे के पूरे भू परपट्टी यानी अर्थ के क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, मैग्मा। अब देखिए मैग्मा मतलब क्या होता है कि जब लोहा होता है वो एकदम लिक्विड पदार्थ में होता है, लिक्विड की अवस्था में होता है, मतलब द्रव की अवस्था में होता है। जिससे समझिए कि ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी है। तो इसके अंदर क्या है, आपका मैग्मा है। यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है इसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, ठीक है ना, लावा वो वाला नहीं, लावा जो मैग्मा बन के निकलता है। ठीक है, तो मैग्मा कौन सा भाग, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल। यानी समझिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी किसकी, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, हमने अभी कहा था मेंटल की बात की थी। यानी लावा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, इस परत पे पाया जाता है, इस भाग में पाया जाता है, जो कि क्या है हमारा, मेंटल है। ठीक है,
यानी मेंटल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा चैम्बर है पाया जाता है, जो पृथ्वी पर मैग्मा का मुख्य स्रोत है। भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर है, इन सबके बीच में एक रेखा है जो इन सबको क्या करती है, बांटती है। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, असमर्थता। क्या कहते हैं, असमर्थता कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो वही बात है कि मेंटल को कौन बांटता है, तो आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या कहेंगे, मोहो असमर्थता कहेंगे या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल तामंडल यानी एस्थिनोस्फीयर कहा जाता है। यानी मेंटल के ऊपरी भाग, यानी मेंटल के ऊपरी भाग को, इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग, इस भाग को कहेंगे एस्थिनोस्फीयर, यानी क्या कहेंगे, दुर्बल तामंडल कहेंगे, दुर्बलता मंडल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्थिनोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयन यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य वृक्षशील क्षेत्र है। तो कौन सा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑस्मियम। क्या हो जाएगा, ऑस्मियम। सबसे सघन पदार्थ अगर बात कहेगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ ऑस्मियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थिनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है। तो बी, स्थल मंडल के नीचे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है दोस्तों, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। भूपरपट्टी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से ये शायद स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, फिर नीचे करेंगे। ठीक है, चलिए। भूपरपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो बी, 4% अभ्रक। ठीक है ना। किसकी मात्रा, अभ्रक की मात्रा। ठीक है ना। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक। इसको माइका, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, माइका भी कहते हैं। ठीक है ना। अभ्रक को क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये ऊष्मा का सुचालक है, मतलब ये हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन विद्युत का क्या, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। जैसे आप लोग, आपके घर पे जो आयरन होगा, आयरन इस्त्री, ठीक है ना, उसमें जो पदार्थ लगा है वो पदार्थ क्या है, माइका है। क्योंकि अब उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उससे सिर्फ ऊष्मा आती है, गर्म होता है वो, उसमें विद्युत नहीं आता है, इसीलिए माइका का इस्तेमाल किया जाता है। यही गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। भूपरपट्टी में अभ्रक की मात्रा लगभग 4% पाई जाती है। ठीक है ना। भूपरपट्टी यानी क्रस्ट पे इसकी मात्रा कितनी है, 4%। भूपरपट्टी में पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, मुख्य तत्व हम देखेंगे तो इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑक्सीजन जो कि कितना है, 46.6%, सिलिकॉन 27.2%, अल्मोनियम 8.13%, ठीक है ना, और लोहा 5%। ठीक है ना। मतलब देखिए सबसे ज़्यादा आपका कितना है, सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि 46.6% है, सिलिकॉन 27.2% है, और एल्यूमिनियम 8.13% है, और लोहा 5% है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या है, माइका यानी अभ्रक, जो कि कितना है दोस्तों आपका 4%। कितना है, 4%। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये ऊष्मा का क्या है, सुचालक। सुचालक मतलब इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, गर्म होता ही है, लेकिन विद्युत का क्या है, ये कुचालक है। क्या है, कुचालक मतलब क्या है, बैड कंडक्टर कहेंगे या क्या कहेंगे, इंसुलेटर भी कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपरपट्टी में पाए जाने वाले दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। देखिए दूसरा आपका क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। राइट आंसर आप ऐसा याद रखिए। ठीक है ना। भूपरपट्टी का चौथाई भाग सिलिकॉन है। यह ऑक्सीजन के बाद भूपरपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है और संयुक्त अवस्था में प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। रेत अथवा सिलिकेटस के रूप में पत्थरों की भित्ति तथा खनिज पदार्थों में सिलिकॉन सर्वदा उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना।
पृथ्वी के परस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? का ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अक्षांश और देशांतर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अक्षांश, ठीक है, अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है ना। देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिका वृत्त भूमध्य रेखा की दक्षिण में है। देखिए अब याद रखिए, देखिए ध्यान दीजिए कि ये हमारा क्या पृथ्वी है, इसमें जो सीधी लाइंस ऐसे होती हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश, यानी क्या इंग्लिश में कहेंगे? लैटिट्यूड्स। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड्स। और जो खड़ी रेखा होती है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, यानी क्या कहेंगे? देशांतर। क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए समझिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझेंगे हम, इसको मिटा ले एक बार। अब देखिए बोला क्या है? बोला है कि ये हमारा क्या है? गोला है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच में हमारा क्या होता है? इक्वेटर। क्या होता है? इक्वेटर होता है, इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है ना। इसके ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। देखिए इसको कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा है, ठीक है ना। और ये क्या है? मकर रेखा। अब देखिए बोला है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। ये उत्तरी भाग और ये क्या है? दक्षिणी भाग, ठीक है ना। ये दक्षिणी भाग है, ये क्या? उत्तरी भाग है। तो कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तर में है, सही बात है। अंटार्कटिक वृत्त, अब देखिए सुनिए, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर आता है आपका आर्कटिक सर्कल। क्या आता है आपका? आर्कटिक रेखा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या आता है? एंटार्क्टिक आता है, ठीक है ना। एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण, ठीक है ना। ये इक्वेटर इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। और इसके नीचे है, तो ये बात भी सही है। आर्कटिक वृत्त, देखिए आर्कटिक वृत्त कहाँ है? हमारा ऊपर है, कर्क रेखा के ऊपर है, ये भी क्या सही है। लेकिन मकर रेखा पूर्व, देखिए पूर्वी और पश्चिमी की तो बात ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। चलिए इसके थोड़ा और बारे में जानेंगे अच्छे से हम, ठीक है। चलिए दिया है कि अक्षांश, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्वी की ओर खींची गई काल्पनिक। देखिए मैं इसको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ आपको बना के, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है ना। विषुवत रेखा क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर जाइएगा कितना डिग्री? 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर की तरफ। इसके नीचे आ जाइए 22.5 डिग्री आपका साउथ यानी कि दक्षिण। इस रेख, देखिए इसको भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? देखिए आप कहेंगे तो आपका भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये आपका क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, क्या है? जो कि 22.5 डिग्री उत्तर में है। ये 22.5 डिग्री दक्षिण में है, इसको क्या कहेंगे? आपका कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क, शायद कर्क ही कहते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको ट्रॉपिक ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इस चीज को याद रखें, ठीक है ना, ठीक है ना। कर्क रेखा, इसको सॉरी मकर रेखा क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना, मकर रेखा। इसके ऊपर होता है आपका आर्कटिक सर्कल। क्या होता है? आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री, कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। और इसके नीचे आपका आता है एंटार्क्टिक, क्योंकि अंटार्कटिका नीचे है। एंटार्क्टिक सर्कल जो कि आपको 66.5 डिग्री, ये भी है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। और ये आपका जो पॉइंट है ये क्या है? आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। समझ में आया? तो वही बात बोला गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यही बोला है कि 0 डिग्री। अब देखिए ये आपका क्या है? ये आपका जो विषुवत रेखा, जिसको क्या कहेंगे? 0 डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अक्षांश, ठीक है ना, विषुवत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी के दो भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। देखिए 22.5 नहीं 23.5, ठीक है ना, 22.5 नहीं 23.5, ठीक है ना, सॉरी 23.5, ठीक है ना। चलिए 23.5, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त अथवा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कहा जाता है, उत्तर में है, तथा आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों हमसे, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 23.5 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है ना। मेरे मन में आया था क्योंकि दोस्तों 22.5 डिग्री दोस्तों क्या हुआ है, धरती झुका हुआ है ना, तो वही दोस्तों क्या है, कंफ्यूजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ठीक है ना। विश्व का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, कोई भी रेखा सूर्य की ओर झुका नहीं, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होता जाएगा, सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हम लोग अपने भारत का जो तारीख है टोटल, उसमें सबसे छोटा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह यहाँ दिन की अवधि छोटी और रात बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है, जिसे शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। अतः 22 दिसंबर भारत में सबसे छोटा दिन होता है। आप इसको अच्छे से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नीचे करेंगे, देखिए दोस्तों ग्रुप डी का प्रीवियस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो राइट आंसर 180 डिग्री, ठीक है ना। जब इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, ठीक है ना, जिस पे पूरी तारीखें बनी हुई हैं, समय बना है, ठीक है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री, ठीक है ना, किसको 180 डिग्री को कहेंगे, ठीक है ना। देशांतर रेखाएं पृथ्वी की मॉडल ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, कितना याद है, 360 है, जिनमें से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ज्ञात हो कि 0 डिग्री देशांतर से प्रति डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट, ठीक है ना। मतलब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप 1 डिग्री पे बढ़िएगा, 2 डिग्री बढ़िएगा, तो एक कितने बराबर होगा, 4 मिनट समय बढ़ता है, और प्रति डिग्री पश्चिम बढ़ने में 4 मिनट समय घटता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप उत्तर की तरफ बढ़िएगा तो 4 मिनट बढ़ेगा, और आप पश्चिम तरफ बढ़िएगा तो 4 मिनट दोस्तों क्या होगा, घटेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वह मेरिडियन है जिस पर स्थित मानक समय आधारित है। तो देखिए भारत, ठीक है ना, भारत का, जैसे अभी हमने बात की इसकी दोस्तों कि आखिर भारत की जो डेट है, भारत का जो समय है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो देखिए याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, यानी कि 82.5 डिग्री, ठीक है ना। हम कितने बड़े लॉन्गिट्यूड पे आते हैं, कितने डिग्री पे, तो 82.5 डिग्री पे आते हैं। यह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय रेखा के आधारित है, ठीक है ना। भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। अब मान लीजिए 0 डिग्री है, तो हम लोग इसके कितने 82.5 डिग्री पूर्व में यानी ईस्ट में है, ठीक है ना। ये मान लीजिए पूरा आपका धरती है, तो हम लोग 82.5 डिग्री कितने हैं, 82.5 डिग्री पे है। जो इलाहाबाद प्रयाग कहाँ से हो गया था, प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, इसी को मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच समय से, देखिए जो आपका 0 डिग्री, इसी को क्या कहेंगे, ग्रीनविच कहेंगे, ठीक है ना। ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा हम लोग क्या है, आगे हैं, ठीक है ना। अभी बात की थी पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। तो 82.5 डिग्री हम लोग क्या है, आगे है, ठीक है ना। जो कि 5 राज्य, ठीक है ना, 5 राज्य कौन कौन से, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर क्या होती है, रेखा गुजरती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो देखिए 5.5 घंटा, 5 घंटे 30 मिनट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया है। तो बी नर्मदा नदी, ठीक है ना। सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी बनाया गया है, नर्मदा नदी बनाया गया। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। नर्मदा नदी दक्षिण पश्चिमी मालवा पठार के बाद एक लंबे मार्ग का निर्माण करती, इसी गार से विस्तार गुजरात तक है, जहां सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना,
क्या है, पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ये आपका क्या होगा, तीनों नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब पेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन की संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडालॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तो पेडालॉजी, देखिए पेडालॉजी आपका मतलब क्या हो जाएगा, पेडालॉजी का मतलब हो जाएगा मृदा भूगोल, ठीक है ना। इसको नीचे करेंगे, हाँ। तो पेडालॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सॉइल ज्योग्राफी, क्या कहेंगे, सॉइल ज्योग्राफी यानी कि मृदा भूगोल। यानी मृदा भूगोल मतलब क्या होगा कि जिस शाखा में हम मिट्टी, सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को क्या कहते हैं, पेडालॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए सी, ऊंचाई और ढलान में ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, ये गलत है। बाकी अपक्षय की दर तापमान का वर्षा द्वारा प्रभावित होती है। जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है, ये भी सही है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है, ये भी क्या है, सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। तो देखिए ए बलुआ पत्थर, क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टानों, ठीक है ना। अवसादी चट्टान की बात करें तो क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। बलुआ पत्थर तथा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है। अवसादी चट्टान कहलाती जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेलकरी, नमक और चट्टान आदि। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों की 3 प्रकार की होती है, अग्नेय चट्टान जो कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट आदि होता है, अवसादी चट्टान, ठीक है ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि, और कायांतरी चट्टान यानी क्या होता है, फाइलाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर आदि, ठीक है ना। अग्नेय मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इग्नियस, क्या कहेंगे, इग्नियस, ठीक है। अवसादी मतलब सेडिमेंट्री होता है, क्या होता है, सेडिमेंट्री। और सी कायांत्री मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फिक, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे के वीडियोस के लिए दोस्तों इंतजार रखिए। हर दिन दोस्तों 9-10 बजे करीब में ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी सुबह सुबह। और बात के लिए दोस्तों मैथ्स की, रीजनिंग की, और साथ ही साथ दोस्तों पॉलिटी की दोस्तों वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।